स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी को आज हम कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे स्पेक्ट्रम को। उसको कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे स्पेक्ट्रम लेके इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे अब हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम? स्पेक्ट्रम के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इमिशन स्पेक्ट्रम भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से हैं वो? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। और ये कहाँ हमें पता चला था? रुदरफोर्ड की जो डीमेरिट्स थे उसमें हमें पता चला था कि वो नहीं समझ पाए थे स्पेक्ट्रम के बारे में। तो उसको अब हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम पढ़ेंगे। इमिशन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में होता क्या है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जब हम लाइट सोर्स को, वाइट लाइट को, जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइट सोर्स, और इससे वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं, किस में से गुजारते हैं? प्रिज्म में से। तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। 7 कलर कौन कौन से? विबजॉर में ये क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। और इसको जब हम फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं तो ये जो कलर होते हैं ये एक के ऊपर एक ओवरलैप हम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट जा रही है इस तरीके से। ये स्लिट इसलिए लगाई जाती है ताकि लाइट एकदम सीधी प्रिज्म के ऊपर गिरे। इस प्रिज्म में से जब इसको गुजारते हैं तो ये इस तरीके से 7 लाइनों में यहाँ पे हमें दिखाई देती है। और ये लाइनें एक के ऊपर एक हमें ओवरलैप होती हुई दिखाई देंगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं अपन? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ओके स्टूडेंट्स, इस फोटोग्राफी प्लेट को अगर मैं बड़ा करके देखूं तो ये मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इसमें अलग अलग कलर्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। और वो कौन से कलर होते हैं स्टूडेंट्स? वो होते हैं विबजॉर। ये सबको पता होता है, ये सबको याद भी करना होता है। और इसका जो रेंज है लैम्डा का वो होता है 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। जैसे कि आपने रियल लाइफ में इसका एग्जांपल देखा होगा, रेनबो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का ही क्या है? एक एग्जांपल है। सेकंड में लाइन स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में होता क्या है स्टूडेंट्स? इसमें होता है कि हम किसी कंपाउंड या फिर किसी एलिमेंट को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो उस एलिमेंट के अंदर एटम होंगे, एटम्स को एनर्जी मिलेगी, उनको एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, ठीक है। इमिट्स रेडिएशन मीन्स इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं। और इस तरह के रेडिएशंस जब स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज किया जाता है उसका, और फिर उसको प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो कुछ ब्राइट लाइट, कुछ हमें चमकीली लाइट्स दिखती हैं और उनके बीच में डार्क गैप पाया जाता है, ठीक है। उनके बीच में डार्क गैप पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। उन चमकीली लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, मैंने इसमें कंटेनर में यहाँ पे NaCl लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे NaCl लिया हुआ है, उसको मैं यहाँ हीट कर रहा हूँ, इस तरीके से हीट कर रहा हूँ तो इसको एनर्जी मिलेगी, तो यहाँ से ये रेडिएशन इमिट करेगा। इस रेडिएशन को स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारने के बाद में क्या करते हैं? प्रिज्म में से गुजारते हैं। जब इसको प्रिज्म में से गुजारते हैं तो यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें कुछ चमकीली लाइंस, कुछ ब्राइट लाइंस दिखती हैं, लाइट दिखती है, जिसके बीच में कुछ गैप मिलता है। और ये जो लाइंस हैं इनकी जो लैम्डा होगी वो भी क्या होगी? अलग अलग एंगस्ट्रॉम की पाई जाएगी, ठीक है। तो इस फोटोग्राफी प्लेट को अगर मैं बड़ा करके देखूं तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे जो ये ब्राइट लाइंस दिख रही हैं ये येलो कलर की दिखाई देंगी। और ये येलो कलर के बीच में यहाँ जो ब्लैक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा इनके बीच में गैप मिलता है। तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा जो गैप होता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। और लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें पीली पीली इस तरीके की लाइन यहाँ पे दिखाई देती हैं जिनके बीच में बहुत सारा गैप होता है, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम जो है एक डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का भी पार्ट है, क्योंकि ये बता दिया मैंने, गैप से सेपरेट होता है, डार्क गैप से सेपरेट होता है। और लाइन स्पेक्ट्रम जो है
किसी भी दो एलिमेंट के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि किसी भी दो आदमियों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं, उसी तरीके से दो एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम भी सेम नहीं होंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं NaCl की जगह पर कोई और एलिमेंट लूँ और उसको गर्म करूँ तो जो स्पेक्ट्रम का जो रेंज आएगा, रेंज ऑफ लैम्डा, मतलब उस स्पेक्ट्रम की लैम्डा का जो रेंज आएगा वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, होता क्या है इसमें स्टूडेंट्स, लाइट सोर्स से वाइट लाइट को गुजारते हैं, वाइट लाइट को गुजारते हैं, उसको प्रिज्म में से गुजारने से पहले कहाँ से गुजारते हैं उसको, किसी सॉल्यूशन या फिर वेपर। वेपर मीन्स H2O गैस। ठीक है, वेपर मीन्स H2O गैस, यहाँ से गुजारते हैं। अब वाइट लाइट में तो साथ के साथ क्या होंगे, इसके लैम्डा होंगी इसकी, इसमें से गुजारा तो यहाँ इस सॉल्यूशन ने λ2 λ3 एंड λ5 स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो रेडिएशन थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी की लाइट को आगे भेज दिया। इस लाइट को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं और फिर उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर इस तरह का कुछ डायग्राम दिखाई देता है जिसमें कुछ बीच में से लाइंस गायब दिखाई देती हैं। ठीक है, बैंड जो एब्जॉर्प्शन है, एब्सेंस ऑफ बैंड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होने के वजह से या फिर लैम्डा का एब्जॉर्प्शन होने की वजह से यहाँ पे जो बैंड है इसको हम बैंड भी बोलते हैं, या फिर जो कलर है वो हमें क्या दिखाई देने लगते हैं, एब्सेंट दिखाई देने लगते हैं, और वहाँ पे हमें वाइट लाइट दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, व्हेन white light is passed through a solution or vapor and then analyzed by prism a discontinuous spectrum। discontinuous spectrum मतलब ये कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पे बीच में हमें कुछ गैप दिखाई दे रहा है ना, is obtained in which some energy bands are absent because solution absorbs some specific wavelength। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को ये सॉल्यूशन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, हमें खाली जगह यहाँ पे दिखाई देगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ लाइट स्पेक्ट्रम, है ना। ये इसको समझा नहीं पाए थे, कौन नहीं समझा पाए थे इसको, रूदरफोर्ड नहीं समझा पाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, देखो हाइड्रोजन जो गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है वो किस तरीके की बनी होगी, इस तरीके से बनी होगी, इसके पास दो एटम होंगे, ये मॉलिक्यूल है पूरा। जब इस गैस में हम इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाते हैं तो एनर्जी मिलेगी, इसको एनर्जी मिलेगी तो ये अपने एटम्स में टूटेगा, एटम्स में टूटेगा, और एनर्जी मिलेगी तो ये अपने एटम से किस में चला जाएगा, आयन में चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल में ये जंप कर जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में उस हायर एनर्जी लेवल से वापस ये ग्राउंड स्टेट में अपने वापस आ जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडिएशंस निकलती हैं और अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइंस हमें मिलती हैं। ठीक है, ये जो हो रहा है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, इसकी वजह से अलग अलग लाइंस हमें, स्पेक्ट्रम लाइंस हमें मिलती हैं जिनको हम लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफुन और हम्फ्रे सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, इनको इतनी लाइन सीरीज़ इसलिए कहा गया क्योंकि ये अलग अलग साइंटिस्ट ने खोजी थी और उन्हीं साइंटिस्ट के नेम पर इन सीरीज़ का नाम रख दिया गया। तो यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिक स्पार्क इज प्रोड्यूस इन हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस है इस कन्वर्टेड इनटू एटम्स, एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी इमिट करता है, वापस आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी किस रूप में इमिट करेगा, कौन से फॉर्म में इमिट करेगा, फोटोन की फॉर्म में इमिट करेगा। और जब इस फोटोन को फोटोग्राफिक प्लेट पर हम गिराते हैं तो हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइंस दिखती हैं जिनको हम लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफोन और हम्फ्रे इस तरीके से कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको ये दिख भी रहा होगा, सॉरी, डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा, देखो हाइड्रोजन जो गैस है उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया, प्लस माइनस लगाया हुआ है, इससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस अपने एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगी, एटम्स से फिर ये क्या बना देते हैं, आयन, और आयन से इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं। फिर इसको जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो यहाँ फोटो प्लेट पर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
हमें किस तरीके का दिखाई देता है वो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे n इक्वल्स टू इन्फानाइट है और यहाँ n इक्वल्स टू 1, मतलब ये क्या है, अपना ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में जब ये वापस आते हैं तो इन्फानाइट किसी भी लेवल से ऊपर से आ सकता है। तो फर्स्ट सपोज ये 2 से 1 में आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइमन सीरीज़, बाहमर सीरीज़, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफोन एंड हम्फ्रे। जब लाइमन सीरीज़ की बात करें तो उसके लिए n1 हमेशा आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अगर बाहमर की बात करूँ तो n2, n कितना दिख रहा है, 2। पाश्चन के लिए 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा, n2 से n1 में होगा ट्रांजिशन हमेशा। तो n1 की मैं बात कर रहा हूँ, लाइमन के लिए कितना होगा, वो 1, बाहमर के लिए 2, पाश्चन 3, ब्रैकेट 4, ये 5 एंड हम्फ्रे 6, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन, लाइमन की फर्स्ट लाइन कहाँ दिख रही है आपको, ये दिख रही है रेड फर्स्ट लाइन, इसको हम अल्फा लाइन भी बोलते हैं। सेकंड लाइन को हम क्या बोलते हैं, बीटा लाइन भी बोलते हैं। लास्ट लाइन का मतलब होता है जो इन्फानाइट से आती है, दिख रहा होगा आपको, ये लास्ट लाइन है, इस इन्फानाइट से आ रही। और जो इसके पहले वाली थर्ड लाइन है उसको हम गामा लाइन भी बोलते हैं। और सेम टू सेम प्रोसीजर हर एक सीरीज़ में हमें दिखाई देगा। ट्रांजिशन हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना n2 से n1 में ही होगा। ट्रांजिशन हमेशा किस में होगा, n2 से n1 में होगा। तो यहाँ पे कुछ एक मैंने टेबल बनाई हुई है जिसमें स्पेक्ट्रम लाइन और ट्रांजिशन लिखा हुआ है। n2 से n1 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। और एनर्जी जोन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो फर्स्ट है लाइमन के लिए n1 हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। और जो n2 रहेगा वो 2 से इन्फानाइट कुछ भी हो सकता है। बामर 2, 3 से इन्फानाइट, पाश्चन 3, 4 से इन्फानाइट, ब्रैकेट 4, 5 से इन्फानाइट, पी फुंड 5, 6 से इन्फानाइट एंड हेम्फ्रो 6, 7 से इन्फानाइट। ये एनर्जी जोन, ये कौन कौन सी एनर्जी जोन, जैसे लाइमन है जो अल्ट्रा वायलेट एनर्जी जोन रखता है, ये विजिबल, इंफ्रारेड, एंड फार इंफ्रारेड। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो लाइमन में है वहाँ मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, और जो नीचे जैसे जाते जाते हैं या फिर उस डायग्राम के ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से अगर मैं ऊपर जाता जाऊँगा तो एनर्जी कम होती जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी मुझे कहाँ मिलेगी, लाइमन सीरीज़ में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है रिडबर्ग फार्मूला। रिडबर्ग फार्मूला क्या है, रिडबर्ग फार्मूले की मदद से मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ, मैं न्यू बार निकाल सकता हूँ, मैं एनर्जी भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, n2 से n1 में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप करता है तो एनर्जी इमिटेड होती है फोटोन की। तो एनर्जी जब इमिट होगी तो उस एनर्जी को निकालते कैसे हैं, TeN2 माइनस TeN1, ठीक है। n2 की एनर्जी में से n1 की एनर्जी को मैं घटा दूं, और टी मतलब टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ये मैं पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे n2 एंड n1, मतलब यहाँ n की जगह पे एक बार n2 रख दूंगा, एक बार n1 रख दूंगा और उसको घटा दूंगा। तो इस तरीके का कुछ मैं यहाँ पे करूँगा। और यहाँ से 2π² mz, इस z²e4h² कॉमन आ गया, ये हो गया 1/n1² माइनस 1/n2²। और हमें पता है जो ई होता है वो होता है क्या, hc/λ। तो hc/λ को यहाँ पे रख दो और यहाँ से निकालो 1/λ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसमें से RH z² को अलग कर दूँ तो ये RH हो जाएगा, और RH होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। उसकी वैल्यू होती है 2π² me4ch³, ठीक है। एंड इसका न्यूमेरिकल नंबर में वैल्यू होती है 109737 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड 1/RH की वैल्यू हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, तो 1/RH होता है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब हमें n1 और n2 की वैल्यू निकालनी है जब हमें सीरीज़ दे रखी हो और लाइन का नंबर दे रखा हो, ठीक है। तो उसको करने से पहले सबसे पहले क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ स्टार लगे हुए हैं, यहाँ एक फार्मूला लिखा हुआ है n2 माइनस n1, जो है हमें क्या बताता है, लाइन कितनी है वो बताता है, ये फार्मूला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाइमन सीरीज़ एंड उसकी सेकंड लाइन, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है ये हमें बताना है। तो देखो लाइमन सीरीज़ है तो n1 तो पता लग गया हमेशा कितना है, रहेगा 1, ठीक है। और सेकंड आना है तो यहाँ n2 कितना होना चाहिए, 3, बिकॉज 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। ये रहा n2 माइनस n1 मतलब लाइन का नंबर। इसी तरीके से अगर मैं बामर के बारे में बात करूँ तो बामर की फिफ्थ लाइन, सबसे पहले बामर के लिए n1 कितना रहेगा, 2, और 5 लाना है तो यहाँ पे n2 कितना होना चाहिए, 7, क्योंकि 7 माइनस 2 कितना होता है, 7 माइनस 2 5 होता है, ठीक है।
इसी तरीके से पास्चन की 6th लाइन, पास्चल के लिए N3 और 6 लाने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए 9, तो ट्रांजिशन 9 से 3 में हो रहा होगा। ब्रैकेट लास्ट लाइन हमेशा इन्फानाइट से आती है, इन्फानाइट से 4, हमफ्रे सेकेंड लाइन 6 और यहाँ होना चाहिए 8, तो 8 से 6 में ये सेकेंड लाइन को बताएगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए जो यहाँ पे हैश लगा के मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि ये जो सबसे ऊपर वाला लेवल है ये इन्फानाइट लेवल है और इसके नीचे हमारे सारे लेवल हमें एनर्जी के मिलेंगे। तो इन्फानाइट लेवल की जो एनर्जी होती है ना वो मैक्सिमम होती है। एनर्जी मैक्सिमम होगी तो न्यू एंड न्यू बार मैक्सिमम होगा एंड लैम्डा मिनिमम होगा। और जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी मिनिमम तो न्यू एंड न्यू बार मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, इसको क्या करना है हमें याद रखना है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाइमन सीरीज़ में लैम्डा मिनिमम चाहिए मुझे, उसके लिए कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए। लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम लाइमन सीरीज़ के लिए तो ये तो पता लग गया कि 1 में जा रहा है। एनर्जी मिनिमम तो n इक्वल्स टू 1 में जा रहा है। अब लाइमन में एनर्जी मिनिमम कहाँ से कहाँ पर आएगी, इन्फानाइट से 1 में, सॉरी लैम्डा मिनिमम ना, सॉरी एनर्जी मिनिमम नहीं, मैं गलत बोल रहा था। एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए और एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी, सबसे बड़ी लाइन की होगी, क्योंकि इसको बहुत सारा काम करना पड़ेगा तो वो इन्फानाइट से आएगी, तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो इन्फानाइट से 1। इसी तरीके से बामर में एनर्जी मिनिमम तो सबसे छोटी लाइन, और सबसे छोटी लाइन कौन सी होती है, फर्स्ट लाइन, तो बामर की फर्स्ट लाइन 3 से 2। ठीक है, इसी तरीके से बामर में न्यू मिनिमम मतलब ई मिनिमम, वही आंसर आएगा 3 से 2। पास्चन की ई मैक्सिमम सबसे बड़ी लाइन इन्फानाइट से 3 होगा। ठीक है, लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम मतलब कहाँ से, इन्फानाइट से 2, क्योंकि बामर सीरीज़ है। एंड ब्रैकेट का न्यू बार मिनिमम मतलब ई मिनिमम मतलब सबसे फर्स्ट लाइन, और ब्रैकेट में फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ होती है, 5 से 4 में। तो इनका यूज़ करके स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। उनमें से कुछ एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो उनको हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये चीज़ समझ में आ जाए। हमें पूछा हुआ है कैलकुलेट लैम्डा एंड न्यू फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम में बामर सीरीज़ में सेकेंड लाइन का लैम्डा एंड न्यू हमसे पूछा है। तो सेकेंड लाइन बामर सीरीज़ में कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा, 4 से 2। बामर सीरीज़ का N1 तो मुझे पता लग गया, N2 लाने के लिए यहाँ 2 आना चाहिए, तो N2 कितना होना चाहिए 4, तो इसका ट्रांजिशन 4 से 2 में हो रहा है। तो सबसे पहले तो रिडमार्क फार्मूला लगा दो लैम्डा निकालने के लिए, 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/N1 स्क्वायर मतलब 4, 1/N2 स्क्वायर मतलब 16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 16 माइनस 4/64। ठीक है, तो 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 16 माइनस 4 12। ठीक है, 16 माइनस 4 मतलब 12 डिवाइड बाय 64, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 64 डिवाइड बाय 12 RH। ठीक है, एंड इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर आएगा 1/λ। ये तो लैम्डा आ गया, और क्या पूछा था अपन से, न्यू बार क्या होता है C/λ, देन C 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा, और 1/λ कितना है RH इंटू 12/64, ये न्यू का आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ लैम्डा मिनिमम ऑफ बामर सीरीज इज x एंगस्ट्रॉम देन कैलकुलेट लैम्डा मैक्सिमम ऑफ लाइमन सीरीज इन टर्म्स ऑफ x। मतलब और कुछ एटम नहीं दे रखा तो उसको हाइड्रोजन एटम मानेंगे, Z1 मानेंगे। ठीक है, मतलब बामर सीरीज़ में जो लैम्डा मिनिमम है वो x एंगस्ट्रॉम है, तो हमें लाइमन सीरीज़ में लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में या x के टर्म्स में चाहिए। तो लैम्डा मिनिमम किस में, बामर में। लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होना चाहिए, इन्फानाइट से 2। और इस तरीके से लैम्डा मैक्सिमम मतलब किस में, लाइमन में। लैम्डा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम तो फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, तो 2 से 1। इसका
है ना। तो फर्स्ट वाला तो हमें पता है 1/λ बामर, 1/λ बामर इक्वल्स टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फानाइट का स्क्वायर हो तो ज़ीरो हो जाएगा। और 1/λ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, मतलब लैम्डा हमें कितना दे रखा है x, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू RH 1/4। ये हो गया फर्स्ट। तो और दूसरा है लैम्डा लाइमन इक्वल्स टू RH इंटू जेड स्क्वायर, वही 1 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/λ लाइमन इक्वल्स टू RH इंटू, हाँ दिस इज़ 1 माइनस 1/4 3/4। ये हो गया सेकेंड। अब क्या करो स्टूडेंट, 1/2 कर दो, 1/2 करोगे तो 1/x डिवाइड बाय 1/λ, तो लैम्डा लाइमन ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा लाइमन डिवाइड बाय x इक्वल्स टू RH तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 1/4 डिवाइड बाय 3/4। तो यहाँ से लैम्डा लाइमन जो हुआ वो हो गया x/3। कितना हो गया वो x/3। तो ये x के रेस्पेक्ट में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन nth शेल इन टर्म्स ऑफ RH। मतलब टोटल एनर्जी और RH हमें निकालना है टोटल एनर्जी RH के टर्म्स में। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वो RHCHN स्क्वायर में दे रखे हैं। टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है -2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स RH का जो एक्सप्रेशन था वो कितना होता है 2 पाई स्क्वायर ME4 अपॉन CH3, ठीक है। अब क्या करो 1/2 कर दो, क्योंकि RH और TE में मुझे रिलेशन चाहिए। तो 1/2 अगर मैं करूँगा तो यहाँ आ जाएगा TE अपॉन RH इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर ME4 अपॉन CH3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में RHCH अपॉन n स्क्वायर माइनस RHCH अपॉन n स्क्वायर। तो ऐसा तो मुझे ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो आपको दिख रही है स्टूडेंट्स वो दिख रही है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस का जो फॉर्मूला होता है टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस का वो होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो बस सीधा सीधा फॉर्मूला पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन हमें दे रखा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस वेयर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 6 टू फर्स्ट शेल। जब 6 टू फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन हमें चाहिए, ठीक है। तो बस फॉर्मूले रख दो, n2 से n1 मतलब 6 से 1 में ये जा रहा है तो ये हो गया n2 और ये n1। फार्मूला लगाओ क्या n2 माइनस n1 अपॉन n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो n2 माइनस n1 6 माइनस 1 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 और ये हो गया 15। तो टोटल लाइंस जो हो गई अपनी कितनी हो जाएगी 15। स्टूडेंट्स मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। उसको अब इसी फॉर्मूले से करना है, जो टोटल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होगा समीशन n2 माइनस n1। तो करो समीशन 6 माइनस 1 समीशन 5, और समीशन 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको टोटल करो कितना हो जाएगा ये 10 और ये 5, तो ये हो गया 15 लाइन्स। तो हमें हमेशा ये वाला फॉर्मूला निकालना है। इससे क्या मतलब हमें आसानी होगी या क्या और नई चीज़ मिलेगी उसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि है
कैलकुलेट द टोटल बार्मर एंड ब्रैकेट स्पेक्ट्रम लाइंस। इसके लिए तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया ना, तो कैसे निकालेंगे इसको। कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, 8 से सेकेंड में हो रहा है, ठीक है। तो वापस टोटल लाइन समीशन n2 माइनस n1, 8 माइनस 2 इक्वल्स टू समीशन 6, समीशन 6 में 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो टोटल लाइंस तो हो गई 21, ये तो हो गई टोटल लाइंस, ठीक है। और इसमें पूछा है बार्मर और ब्रैकेट में, और ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 8 से 2 में हो रहा है, 8 से 2 में हो रहा है, मतलब ये लाइमन में तो कोई जा ही नहीं रही सीरीज़। तो यहाँ पे अगर लाइमन के लिए पूछें कि लाइमन में कितनी लाइंस हैं, वो तो कितनी हो जाएंगी, 0। तो ये जो नंबर आ रहे हैं ना, ये सीरीज़ के ही नंबर हैं। तो जैसे कि जो 6 आया ये किसके लिए है, बार्मर के लिए। 5 आया ये किसके लिए है, बार्मर के बाद कौन सी आती है, पास्चन। 4 आया ये किसके लिए है, ब्रैकेट, ये पीफुन, और ये वाला आंसर हो जाएगा हमफ्रे का, ठीक है। और ये इनविजिबल लाइन होगी, हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो इससे हमें जो समीशन n2 माइनस n1 वाला मैंने फार्मूला बताया है, इससे हमें क्या पता चलेगा, अलग अलग सीरीज़ में कितनी लाइन्स हैं, ये भी हमें पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम nth टू फर्स्ट शेल एंड 4 विजिबल लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड। 4 विजिबल लाइन्स हमें दिखाई देती हैं। तो 4 जो विजिबल लाइन्स हैं, 4 लाइन्स हैं, ये कहाँ पे आ रही है, विजिबल रीजन में। और विजिबल रीजन किसका होता है, बार्मर का होता है, ठीक है। मतलब कि बार्मर में 4 लाइन्स है, तो इससे पहले 5 लाइन कहाँ होनी चाहिए, लाइमन में, ठीक है। 5 लाइन लाइमन में होनी चाहिए। तो जो n2 माइनस n1 है वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो n माइनस 1 लाइमन में ना, तो 1, n माइनस 1 5 लाइन्स, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 6। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो 6th शेल से आना चाहिए, तभी क्या होगा, 4 लाइन विजिबल मिलेगी। देख लो 6 से कहाँ पे, फर्स्ट में, तो समीशन 6 माइनस 1, समीशन 5, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, है ना। और 1 में जा रहा है, तो ये तो हो गया लाइमन का, और ये हो गया किसका, बार्मर का। और बार्मर में 4 लाइंस तभी आ सकती हैं जब n की वैल्यू क्या हो, 6 हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसकी आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।